हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। वंस अगेन वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। उसके बाद हमने उदाहरणों के द्वारा समझा था कि किस प्रकार यह काम करता है, किस प्रकार एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ना कि डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चलिए उसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे थर्मल पावर स्टेशन में ऊष्मा ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। थर्मल पावर स्टेशन होता है, वहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जैसे बिजली की उत्पन्न होती है। तो थर्मल पावर स्टेशन में कोयले को जलाकर ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। पहले कोयले को जलाया जाता है, उससे ऊष्मीय ऊर्जा बनाई जाती है, यानी कोयले के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा निहित होती है उससे ऊष्मीय ऊर्जा बनाई जाती है। तो एक फॉर्म तो यहाँ बदल गई। फिर ऊष्मीय ऊर्जा से पानी को गर्म किया जाता है और भाप बनाया जाता है, ठीक है, जिससे प्रोपेलर को चलाया जाता है, यानी ऊष्मा ऊर्जा को हमने यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। इसके बाद दूसरी ऊर्जा होगी, हमने जब उस ऊष्मा ऊर्जा को हमने कन्वर्ट किया भापी ऊर्जा यानी भाप ऊर्जा में, जिसके द्वारा हमने प्रोपेलर को चलाया, यानी हमने उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। तो इसका तीसरा कन्वर्सन हो गया फिर ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद क्या होता है, फिर इस यांत्रिक ऊर्जा को हमने क्या किया, प्रोपेलर से विद्युत जनरेटर चलाए और जिससे हमने विद्युत ऊर्जा बनाई, यानी हमने फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार हम कोयले में निहित पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक है, उसके बाद हम यानी हीट एनर्जी में, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फिर यांत्रिक एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, उसके बाद कन्वर्ट कर रहे हैं हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में विद्युत किसी भी ऊर्जा को बदल सकते हैं या बदल रहे हैं, परंतु उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये बोलता है वो आपका लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। तो इस तरह से एक थर्मल पावर स्टेशन में ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जल विद्युत पावर में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। अब देखिए उसमें क्या होता है, जल पावर स्टेशन में, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या होता है, सर्वप्रथम नदी पर एक डैम बनाया जाता है, यानी पानी को इकट्ठा किया जाता है, रोका जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाती है, उस पानी को रोका जाता है तो पानी में क्या जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो उसकी स्थिति के कारण उसको रोककर भंडारण किया जाता है तथा नदी के जल की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, जिस जल में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाती है, यानी फिर उस जल में ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाती है। फिर क्या करते हैं, जल की स्थितिज ऊर्जा को हम क्या करते हैं, ऊपर से ऊंचाई से गिराते हैं और प्रोपेलर को घुमाते हैं और हम इस ऊर्जा को यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में बदल देते हैं, ठीक है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्सन हो गया। फिर मैकेनिकल एनर्जी में जब बदलते हैं तो वो टरबाइन घुमाती है, टरबाइन घूमने से फिर इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम बदल देते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण को समझा, उदाहरणों के द्वारा समझा, और मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम तथा इसकी प्रैक्टिकल व्याख्या अच्छी तरह से समझ आई होगी। चलिए बच्चों इसके आगे देखते हैं। अब आता है मुक्त पतन में कुल ऊर्जा अचर होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा का योग स्थितिज ऊर्जा अचर रहती है। गतिज ऊर्जा योग स्थितिज ऊर्जा अचर रहती है, ये देखते हैं। चलिए अचर का मतलब होता है निहित रहती है, निश्चित रहती है, वो बदलती नहीं, जितना मान है उतना रहता है। तो मान लिया एक m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई में स्वतंत्रतः पूर्वक गिराई जाती है, यानी जिसका एक वस्तु का द्रव्यमान m है और उसकी ऊंचाई h ऊंचाई से उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली गिराया जाता है। तो जैसे गिरना प्रारंभ करती है वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य होता है, लेकिन जैसे और गतिज ऊर्जा उसमें भी शून्य होती है। जब किसी ऊंचाई से स्टार्ट करती है गिरना, उस समय वहाँ पे प्रारंभिक वेग शून्य होता है और गतिज ऊर्जा भी शून्य होती है। अतः वस्तु की कुल स्थितिज ऊर्जा होगी वहाँ पे mgh, मास ग्रेविटी इंटू h। तो यदि उस क्षण दिए हुए क्षण में वस्तु का वेग v है तथा उस क्षण वस्तु की ऊर्जा है हाफ mv², तो जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती जाती है वस्तु की गति ऊर्जा बढ़ती जाती है, वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। अब ऊंचाई से जब कोई वस्तु नीचे गिरती है ना, तो गतिज ऊर्जा बढ़ने में दो चीज़ इफेक्ट होती है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, जी भी लगता है। तो क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, जिस कारण उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है अर्थात ऊंचाई h जीरो हो जाती है, जब जमीन के पास पहुंचती है तो ऊंचाई जीरो हो जाती है और उस समय भी गतिज ऊर्जा जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों। लेकिन उस एक वस्तु के मुक्त पतन की प्रत्येक स्थिति में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग अचर ही रहता है, यानी
स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू अचर, अचर मतलब निश्चित, तो mgh प्लस हाफ mv² इक्वल टू अचर। अतः मुक्त पतन के क्रम में प्रत्येक क्षण स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि मुक्त पतन में प्रत्येक क्षण जो पोटेंशियल एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होती रहती है, लेकिन किसी वस्तु के मुक्त पतन के प्रत्येक क्षण में कुल ऊर्जा अचर रहती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी यांत्रिक ऊर्जा है। तो बच्चों ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं कार्य करने की दर अर्थात पावर या शक्ति क्या होती है। तो पावर या शक्ति, तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम क्या कहते हैं, पावर या शक्ति। याद रखना अपने पावर क्या है, पावर इज द पावर क्या है, हमारी कार्य करने की दर है या ऊर्जा रूपांतरण की दर है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं शक्ति। यदि कोई एजेंट या कोई टी टाइम में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति है P। तो शक्ति क्या होगी, कार्य बटा समय, यानी P लिखा जाता है शक्ति को, पावर को, तो P क्या होगी, W बटा टाइम यानी वर्क ओवर T। तो शक्ति जो है पावर की इकाई है। अब पावर की इकाई क्या है, देखिए शक्ति जो है या पावर की इकाई है वाट। क्या है, वाट। शक्ति की इकाई है वाट, WAT वाट, और इसको अंग्रेजी के कैपिटल W से लिखा जाता है। जेम्स वॉट नामक जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोयला इंजन का आविष्कार किया था, उनके सम्मान में ही हम शक्ति की इकाई का नाम रखा गया है वाट, W। तो एक वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। एक वाट क्या है, एक वाट जो है उतनी शक्ति है जो 1 जूल कार्य करता है अभियंता या एजेंट। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु या मशीन 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य कर रहा है तो उस शक्ति को 1 वाट कहते हैं। तो in other word we can say that when a person is doing a work at the rate of 1 joule per second then we can say that its power is 1 watt। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है 1 जूल पर सेकंड के हिसाब से कार्य करता है तो उसकी शक्ति होगी 1 वाट, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, या हम यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल पर सेकंड हो तो शक्ति जो है वाट भी क्या होगी, 1 वाट या पर सेकंड होगी, 1 पर सेकंड में 1 वाट होगी। तो ये था हमारा शक्ति का इकाई। अब शक्ति की बड़ी इकाई क्या है, तो शक्ति की बड़ी इकाई है किलोवाट। किलोवाट आपको पता ही है, पहले भी बता चुका है कि 1000 किलो हो जाता है वाट। तो 2 अक्षरों को लिखा जाता है KW में, K छोटा होता है W बड़ा होता है, जब K छोटा W बड़ा लिखा जाता है उसको बोलते हैं किलोवाट। अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो KW बड़ा लिख देते हैं, नहीं। तो आपको जब शक्ति का बड़ी इकाई लिखी जानी है तो आपने KW लिखना है, K छोटा और W बड़ा, तो इसको बोलते हैं आप किलो वाट। अब 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट, यानी कन्वर्शन भी आता है कि 1 किलो वाट को 1 किलो वाट को वाट में बदलिए, तो 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट, और 1 KW इक्वल टू 1000 W, तो 1 किलो W इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड, ये 1000 जूल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलो वाट क्या हुआ, 1000 जूल। औसत शक्ति का एवरेज पावर, अब हम देखते हैं इसका एवरेज पावर क्या है, जो औसत शक्ति होती है उसका वो क्या होती है और एवरेज पावर क्या होती है। चलिए, किसी एजेंट की शक्ति उस समय के साथ बदलती है, अर्थात एक एजेंट विभिन्न समय अंतराल में विभिन्न दर की कार्य कर सकता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब इस स्थिति में औसत शक्ति की अवधारणा तथा गणना आवश्यक हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब औसत शक्ति की गणना कुल उपयोग की गई ऊर्जा को का कुल लिए गए समय में विभाजित की जाती है। ठीक है, तो औसत शक्ति की गणना हम कैसे करते हैं कि उपयोग की गई कुल ऊर्जा और लिए गए कुल समय में, यानी कुल ऊर्जा बटा कुल समय। तो अर्थात औसत शक्ति क्या हुई, कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटा लिया गया कुल समय। ठीक है, ये आपको होगी आपकी औसत शक्ति। चलिए बच्चों, ये भी आपको समझ आएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए आगे देखते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ एनर्जी या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। चूंकि जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अतः सुविधा के लिए घरों, फैक्ट्रियों तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों में उपयोग होने वाले ऊर्जा को सापेक्ष रूप से बड़ी इकाई से मापा जाता है, जिसे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहा जाता है। क्योंकि वाट जो है ना वो ऊर्जा का बिल्कुल छोटा मात्रक है,
अब घरों में ज़्यादा एनर्जी होगी, जैसे हमारे घरों में मान लीजिए 400 यूनिट जलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं 400 यूनिट को हम वाट में नहीं बोलते, फिर हमें अगर वो वाट में बोलना पड़े तो बहुत डिजिट जाएंगे और बहुत बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका व्यावसायिक मात्रक ही हमें इन चीज़ों को उपयोग किया जाना चाहिए। अब आपको घरों में बिल आता होगा, आपने देखा होगा बिल पे आपका लिखा जाता है कि आपकी जो है किलोवाट आवर kWh से ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं अपने बिलों में, आपको वहाँ पे कंजप्शन देखेंगे विद्युत की खपत कितनी हुई, तो वहाँ लिखा जाता है कि 300 किलोवाट आवर या 150 किलोवाट आवर या 100 किलोवाट आवर। तो ऊर्जा का बड़ा मात्रक है किलोवाट घंटा। क्या है, किलोवाट घंटा या kWh। इसमें k स्मॉल होगा, w बड़ा और h भी स्मॉल, kWh। तो एक kW होता है 1000 जूल पर सेकंड। ठीक है, 1000 जूल पर सेकंड। यदि मशीन एक सेकंड में 1000 जूल पर सेकंड का उपयोग करती है तथा मशीन का एक कार्य करती है, तो यह मशीन 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर ऊर्जा व्यय करेगी। ठीक है बच्चों, अब ये उदाहरण दिया जा रहा है कि अब कैसे आप इसको निकाल सकते हो। तो हमें ये पता लग गया है कि व्यावसायिक यूनिट क्या है इसका, 1 किलोवाट आवर यानी किलोवाट पर घंटा। तो जो मैंने अभी उदाहरण दिया उसका देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी मशीन को 1 घंटे तक उपयोग में लाने में खर्च हुई, उसको बोलेंगे वो 1 किलोवाट आवर। तो 1 kWh क्या होगा, 1 kWh इज इक्वल टू 1 kW इंटू 1 आवर, 1000 W इंटू 3600 सेकेंड। अब 1 घंटे में होता है 36 मिनट 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 होगा 36, तो 3600 सेकेंड हो गए। तो 1 kWh कितना हो गया, 1 kW हो गया आपका 36 लाख जूल। कितना हो गया, 36 लाख जूल। यानी इसको हम दूसरे को लिख सकते हैं 1 kW इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है। अतः बच्चों, घरों और फैक्ट्रियों और उद्योगों में क्या होता है, घरों, फैक्ट्रियों और उद्योगों में, व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा किलोवाट घंटा में मापा जाता है, ना कि वाट में। ठीक है, इसी यही कारण है। तो इस किलोवाट घंटा को प्राय यूनिट कहा जाता है। तो प्राय जो यूनिट वर्ड यूज होता है, यूनिट वर्ड आपको पता है घरों में कितनी यूनिट यूज हुई, तो हम बोलते हैं जी 25 kWh। ठीक है, तो इस किलोवाट आवर को ही यूनिट कहा जाता है। अर्थात 1 यूनिट ऊर्जा का अर्थ है कि 1 किलोवाट घंटा। याद रखना बच्चों, आपको ये जनरल सी बात है लेकिन आपके काम की बात है। तो 1 यूनिट का मतलब हुआ 1 किलोवाट घंटा, 1 kWh ऊर्जा। दूसरे शब्दों में 1 विद्युत ऊर्जा, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कितनी हुई, 1 किलोवाट घंटा। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा कि क्या आपका 1 किलोवाट आवर यानी जो व्यावसायिक यूनिट है किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से इसको लिखा जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका जो टॉपिक है चैप्टर वर्क और एनर्जी वाला, कार्य और ऊर्जा वाला, इसी के साथ ये ख़त्म होता है। और मुझे उम्मीद है बच्चों ये पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। मैंने थोड़े सिंपल से नोट्स बनाकर आपको इसको चैप्टर को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि चैप्टर में थोड़ी डिफ़िकल्ट वर्ड थे इसलिए मैंने चैप्टर नहीं लिया, लेकिन चैप्टर का पूरा टॉपिक मैंने कवर किया है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम आगे चलें, आज का हम कार्यपत्र देख लेते हैं। आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा उसका कार्यपत्र देख लेते हैं, आपको वो कितना समझ आया। तो चलिए आज के कार्यपत्र की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, ये रहा आज का कार्यपत्रक। आज का कार्यपत्रक है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ठीक है, ये आपको पिछले में समझा दिया था। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना आपने, और शक्ति को परिभाषित कीजिए तथा इसके किसी का इसे लिखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है शक्ति को परिभाषित कीजिए, डिफाइन पावर एंड राइट डाउन इट्स यूनिट्स। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, राइट डाउन डिफाइन एनर्जी एंड राइट डाउन इट्स यूनिट्स। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके आज के टॉपिक से रिलेटेड जो आप कर सकते हैं, अपनी समझ को कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह से समझ आए हैं और अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।